सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सामान्य परिचय। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय क्रांति को दर्शाता है, अतः यह पहली नगरीय सभ्यता थी। सर्वप्रथम इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया, अतः इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। खोज या अन्वेषण। सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसर्स ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात लिखी। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ के अवलोकन किया, लेकिन इस स्थल के महत्व को समझा नहीं जा सका। इस सभ्यता का नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया। 1921 में दयाराम सहनी ने इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज की थी, जिस कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। जानकारी के स्रोत। हमें पुरातात्विक स्रोत से ही मुख्यतः इस सभ्यता का विज्ञान होता है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विभिन्न वस्तुओं पर जो लिपि प्राप्त हुई है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र की खुदाई में प्राप्त नगरीय अवशेषों और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो जानकारी का मुख्य स्रोत हैं। इन वस्तुओं के अंतर्गत मोहरें, टेरिकोटा फिगर्स, मृद मूर्तियाँ, चक्र की आकृतियाँ, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक वाट और लोथल से प्राप्त हाथी दंत के माप का पैमाना आदि स्रोत उल्लेखनीय हैं। नामकरण। सिंधु सभ्यता के लिए कई नाम प्रचलित हैं, यथा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और हाल ही के दिनों में इसके लिए सिंधु सरस्वती संपदा जैसे नामकरण पर बल दिया जाने लगा है। सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित नाम है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मिले हैं। हालांकि जब सिंधु नदी घाटी के सुदूर गंगा घाटी और प्रायद्वीपीय तक इसका सभ्यता की खोज की जाने लगी, तो इस नाम पर इतिहासकारों ने असहमति जताई। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पुरातात्विक उत्खनन के पश्चात किसी सभ्यता का नामकरण प्रथम उत्खनन स्थल के आधार पर किया जाता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता अधिक उपयुक्त माना जाता है। उद्भव के सिद्धांत। हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को लेकर इतिहासकारों के मध्य विवाद की स्थिति है। विद्वानों का एक वर्ग जहाँ इसे वैदेशिक उत्पत्ति से जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर इसे देशज उत्पत्ति में देखता है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले विद्वान इसे सभ्यता के उदय को समकालीन सभ्यताओं, विशेषकर मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव से जोड़कर बताते हैं। सूक्ष्मता के साक्ष्यों का अवलोकन पर तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना करने पर हम पाते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है, अपितु इस क्षेत्र में स्थानीय संस्कृतियों के परिपक्व हिंदू हड़प्पा सभ्यता उद्भव हुई। समकालीन सभ्यताएं। दजला फरात नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता, हुआंगहो नदी घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, नील नदी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया से तुलना। यद्यपि हड़प्पा उपरोक्त में से किस अधिक विकसित थी, चाहे नगर योजना हो या कांसे के रूप में मिश्रित धातुओं का प्रयोग इस सभ्यता को अग्रणी बनाते हैं। मेसोपोटामिया से तुलना के द्वारा हम इसे स्थापित कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जितना व्यापक है, उतना किसी भी समकालीन सभ्यता का नहीं था। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना जाल पद्धति की है और इसमें सड़कों व नालियों की अच्छी व्यवस्था थी। वहीं दूसरी ओर मेसोपोटामिया के नगरों में बिना किसी योजना के बढ़ते जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जबकि हड़प्पा में पक्की ईंटों का। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में सभी मकान आयताकार हैं, जिसमें पक्के स्नानागार और सीढ़ीदार कुएं हैं, जबकि पश्चिम एशिया में नगरों में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। अतः मेसोपोटामिया के नगर कम विकसित थे, जबकि हड़प्पा के अधिक। हड़प्पा लिपि का भी पश्चिम एशिया का कोई साम्य नहीं है। मेसोपोटामिया की लिपि कीलनुमा है, जबकि हड़प्पा की भावचित्रात्मक। मेसोपोटामिया की लिपि क्यूनिफॉर्म थी, जबकि हड़प्पा की बाउडोस्फिडेन। हड़प्पा के लोगों की मृत्यु तथा मोहरें विशेष प्रकार की हैं, जिनका पश्चिम एशिया से कोई संबंध नहीं है। मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार, जबकि हड़प्पा की चौकोर थी। मेसोपोटामिया में मंदिरों पूजा भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि हड़प्पा में नहीं। हड़प्पा के निवासी। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की संख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी,
जिनमें कम से कम 4000 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। अंतिम निष्कर्ष निकला है कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। काल निर्धारण: हड़प्पा सभ्यता का तिथिक्रम निर्धारण करने का प्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल ने किया, जिन्होंने 1931 में सभ्यता के वैदेशिक संबंधों के आधार पर इसका निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया, किंतु आज यह मत सर्वमान्य नहीं है। कालांतर में सिंधु घाटी मेसोपोटामिया से प्राप्त प्रस्तर मुद्राओं, मृत भांडों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण, कार्बन 14 तिथिक्रम पद्धति C14 सिस्टम और व्यापारिक संबंधों के बारे में बाह्य देशों के साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर इस सभ्यता के कालक्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। आज इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारण से ही मत सर्वमान्य है कि रेडियोकार्बन डेटिंग C14 पद्धति से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य है। मार्टिमम व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। DPV अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। हड़प्पा सभ्यता का आकार एवं आकृति: हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर में फैली हुई है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति प्रथम दृष्टया चतुर्भुजाकार दिखती है, लेकिन पश्चिम भुजा के विस्तृत होने के कारण त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का अवस्थिति एवं विस्तार: भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में विस्तृत इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाई जाते हैं। इस सभ्यता के अब तक लगभग 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जो कि समकालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने दैमाबाद तक, पश्चिम में सुक्ता गिंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक है। उत्तरतम स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे अखनूर जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणतम स्थल दैमाबाग प्रवीरा नदी के किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में है। पूर्वतम स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी स्थल सुक्ता गिंडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह है चेनाब नदी के किनारे है मांड अखनूर जिला, यह आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे, बलूचिस्तान में सुक्ता गिंडोर और महाराष्ट्र में दैमाबाद अहमदनगर जिला। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगनट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके अलावा इस सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं: सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, दूसरा सबसे बड़ा नगर हड़प्पा। नवीनतम खोजों के अनुसार भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, इसके पूर्व धौलावीरा को माना जाता है था। हड़प्पा सभ्यता के 4 सिरों का विवरण: मांडा, खोजकर्ता जगपत जोशी व मधुबाला, 1982। अवस्थिति जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तर स्थल है। अवशेष: मृदभांड तथा मिट्टी के टिकरे मिले हैं। विशेष: मांडा में सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव तथा उत्तर सैंधव मिले हैं। आलमगीरपुर, खोजकर्ता भारत सेवक समाज संस्था, 1958। उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। अवस्थिति मेरठ जिले की हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अवशेष: रोटी बेलने के चौकी तथा कटोरे के अनेक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। विशेष: यहाँ सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। दैमाबाद, खोजकर्ता BP बोपार डीकर, 1958। अवस्थिति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित हड़प्पा सभ्यता सबसे दक्षिणतम स्थल है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। अवशेष: मानव समाधान के अवशेष। विशेष: यहाँ सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले हैं। सुक्ता गिंडोर खोज सर मार्क ऑरेल स्टाइन, 1927 में। अवस्थिति दास्क नदी बलूचिस्तान के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। विशेष: इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। हड़प्पा, खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम शाहनी, 1921।
अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित मांट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर अवशेष कांस्य का इक्का गाड़ी, श्रमिक आवास, अन्नागार, 2 प्रकार के कब्रिस्तान R37NH, एक बर्तन पर शंख बना एक बैल, हड़प्पा से बड़ी संख्या में पकी मिट्टी की बनी स्त्री की मूर्तियां मिली हैं, जहां स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई देता है, अतः उसे उर्वरता की देवी कहा गया है। विशेष, हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम उत्खननित स्थल है जिसके आधार पर नामकरण किया गया है। हड़प्पा इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियों में से एक एवं दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान R37 स्थित है। मोहनजोदाड़ो शाब्दिक अर्थ होता है। मोहनजोदाड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। खोजकर्ता रखालदास बनर्जी 1922। अवस्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित लरकरा जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अवशेष कांसे की नृत्यांगना नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मृदा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी कपाल खंड, महाविद्यालय भवन। विशेष, विशाल स्नानागार एवं अन्नागार मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। पुरोहित आवास, सभा भवन, घरों में कुएं के अवशेष इसके विकास की स्थिति को दर्शाता है। मोहनजोदाड़ो की सिंध का बाग नखलिस्तान मरुभूमि में बाग कहते हैं। सिंध का बाग या नखलिस्तान मरुभूमि का बाग कहते हैं। कांस्य की नृत्यांगना, पुरोहित की मूर्ति, आद्य शिव पशुपतिनाथ। चाहुदारो खोजकर्ता MS मजुमदार 1931, उत्खनन मैके 1935। अवस्थिति सिंध पाकिस्तान। अवशेष अलंकृत हाथी, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह, वक्राकार ईंटें, घड़ियाल, 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, काजल। विशेष, यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। मनके, सिप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह शिल्पकला में समृद्ध सिंधु घाटी की औद्योगिक नगरी कही जा सकती है। शिल्पकला में समृद्ध सिंधु घाटी की औद्योगिक नगरी कही जा सकती है चाहुदाड़ो को। यहाँ संधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति जैसे झूंकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल शाब्दिक अर्थ, लोथल एक गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। खोजकर्ता डॉक्टर रंगनाथ राव 1957। अवस्थिति गुजरात के अहमदनगर जिले के भोवा नदी के तट पर स्थित है। अवशेष बंदरगाह, मनके बनाने का कारखाना, धान के बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का पद चिन्ह, पूर्ण हाथी दांत। विशेष, सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में गढ़ों और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी। खोजकर्ता अमलानंद घोष 1953। स्थिति राजस्थान के गंगानगर में स्थित घग्गर नदी के किनारे है। वे अवशेष जुते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, कच्ची ईंटों के मकान, बेलनाकार मुहरें, युगल प्रतीकात्मक समाधियाँ, भूकंप के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरा, लकड़ी के पाइप, घरों से में कुएं आदि। विशेष, कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं है। कालीबंगा में शवों के अंत्योष्ट संस्कार हेतु प्रयुक्त 3 विधियों पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट। अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। अवशेष हल्की आकृति, अच्छे किस्म की जौ, नालियों के अवशेष, सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें, मनके, मातृदेवी की लघु मृण मूर्तियाँ, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ आदि। विशेष,
यहाँ दोनों प्राकृतिक अवस्थाओं प्राग हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव है। धौलावीरा, शाब्दिक अर्थ सफेद धुआं। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट और स्थिति गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेत नदी के पास स्थित है। अवशेष उत्तम जल निकास व्यवस्था, खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड तथा नेम प्लेट के साक्ष्य मिले हैं। विशेष धौलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है जो भारत में प्राप्त विशालतम स्थलों में प्रथम था, अब राखीगढ़ी के बाद द्वितीय है। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। क्वेश्चन 2015 में। धौलावीरा के मध्य या केंद्र में स्थित प्राचीरयुक्त क्षेत्र जिसे मध्यमा नाम दिया गया है, यहाँ की जल प्रबंधन व्यवस्था को आदर्श माना गया है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल मैदान यहीं मिलता है। एकमात्र खेल मैदान कहाँ मिलता है? धौलावीरा में। रोपड़, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। अवस्थिति रूपनगर पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है। अवशेष मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ। विशेष मानव समाधान या कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान बड़ा रोचक है। ऐसा दृष्टांत किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल में हमें प्राप्त नहीं होता है। कोट दीजी, खोजकर्ता धुर्वे 1935, उत्खनन फजल अहमद खान 1955। और स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर स्थित। अवशेष वर्णाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण, हथियार इत्यादि। विशेष संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ होगा। सुरकोटदा जगपति जोशी। अवस्थिति गुजरात के कच्छ जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। अवशेष घोड़े की अस्थियाँ, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह, तराजू का पलड़ा, कलश आदि। रंगपुर, खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स 1931। अवस्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिले के मांदर नदी के तट पर। अवशेष घास की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृद भांड इत्यादि। आलमगीरपुर, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958। स्थित उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक खिंडन नदी के तट पर। अवशेष मृद भांड, बर्तन के हमार गिलहरी का चित्रण। राखीगढ़ी, खोजकर्ता सूरजभान 1969। अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है राखीगढ़ी। अवशेष ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिले हैं। विशेष हरियाणा सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा 26 मार्च 2014 को किया। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के ऐसे 10 विरासत स्थलों में शामिल किया है जिसे नष्ट होने का खतरा है राखीगढ़ी को। हड़प्पाकालीन नगरों की क्षेत्रवार सूची। अफगानिस्तान के स्थल सोथ धरी मुंडीगक। पाकिस्तान में स्थल बलूचिस्तान प्रांत में सुख्ता गिंडोर, बरक नदी, बालापुर, बिदर नदी, राणा घुड़ई, घोड़े का दांत या जबड़ा, राणा घुड़ई, बालाकोट, डाबरकोट, गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। पश्चिमी पंजाब प्रांत हड़प्पा, गनेरीवाल और जलीलपुर। सिंध प्रांत मोहनजोदाड़ो, चाहूदाड़ो, कोटदीजी, हमेरी। भारत के स्थल गुजरात में सर्वाधिक स्थल लोथल, रंगपुर, सुतकोतड़ा, रोजती, बेसालपुर, धौलावीरा। पूर्वी पंजाब रोपड़, राय सरायखोल, कोटला। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी। राजस्थान में कालीबंगा, सिरसताल। अन्य क्षेत्र मांदा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। हड़प्पाकालीन नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के नगर निर्माण की समरूपता थी। नगरों के भवन के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह फैले हुए थे। नगर नियोजन जाल पद्धति पर विन्यास्त थी। इसके अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से नगर का निर्माण और विस्तार किया गया था, जैसा आज हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कर रहे हैं। नगर नियोजन को निम्न शीर्षक से समझ सकते हैं। नगरीय आकारी
नगरीय आकारिकी या विभाजन। इसके अंतर्गत नगर दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग जो कुछ ऊंचाई पर था उसे दुर्ग प्राचीर से घेर कर सुरक्षित किया गया था, जहां प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। चाहूदाड़ों के अलावा सभी नगरों में प्राचीर दुर्ग प्राचीर मिलती है। पूर्वी भाग जो कम ऊंचाई पर था वह दुर्ग से घिरा नहीं था, यह आम जनता का निवास करती थी। सड़कों की व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की सड़कों का जाल नगर को कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ताकि नगर अभिविन्यास शतरंज के बोर्ड की भांति दिखाई दे। इसे नगरीय ग्रिड प्रणाली कहते हैं। मोहनजोदाड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई लगभग 9.15 मीटर और गलियां की करीब 3 मीटर चौड़ाई थी। 9.15 सड़कों की चौड़ाई और गलियों की 3 मीटर चौड़ाई होती थी। जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति की यह एक मुख्य विशेषता थी। इसे क्रीट द्वीप की क्लोसस प्रणाली से प्रभावित माना गया है। इसके अंतर्गत नालियां सड़कों के समानांतर बहती थीं और ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सभी नालियां प्लास्टर और पेरिस के कवर से ढकी हुई होती थीं। अधिकांश मकानों के आंगन में स्नानागार होते थे। यह स्नानागार निकास नालियों से जुड़े होते थे। सार्वजनिक नालियों में नरमोखे मेन होल बने होते थे, जो कि बड़े बड़े शिलाखंड या लकड़ी से ढके होते थे। नालियों की सफाई समय समय पर किए जाने की व्यवस्था थी। भवन, मकानों का निर्माण एवं महत्वपूर्ण इमारतें। भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटों के निर्माण में निश्चित अनुपात 4:2:1 था। यहाँ पर मिले भवन अलंकरण सहित केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। नगर नियोजन में समांतर क्रम में एक तल वाले भवनों की अधिकता थी। कुछ स्थानों पर द्वितल वाले भवनों के भी प्रमाण मिले हैं। द्वितल वाले भवनों में निम्न तल पर दरवाजा खिड़की नहीं होते थे। इस काल में भवनों के दरवाजे प्रायः गली की ओर खुला करते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है, जहाँ भवनों के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता था। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्रमबद्ध मकान जो सड़क के किनारे होते थे और पक्की ईंटों के बने होते थे। भवन निर्माण में प्रकाश व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। यहाँ से प्राप्त मकानों के अवशेष से स्पष्ट होता है आंगन के चारों ओर 4-5 बड़े कमरे रसोई घर एवं स्नानागार के साथ बने होते थे। कुआं प्रायः सभी घरों में पाया जाता था। सार्वजनिक इमारतों में विशाल स्नानागार, अन्नागार, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक भवन इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नगर नियोजन की विशेषताओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय नगरीय स्थानीय प्रशासन से जुड़ी नगरीय, नगर निगम, नगर पालिका जैसी कोई संस्था अवश्य अस्तित्व में रही होगी। सिंधु सभ्यता के दो विशाल स्थल इमारतें। अन्नागार, ग्रेनरी। वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा के बड़े धान्यागार, अन्नागार का भी उल्लेखनीय है। पहले से स्नानागार का एक भाग माना जाता था, किंतु 1950 में उत्खननों के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि अवशेष एक विशाल अन्नागार के हैं। महाजलकुंड के समीप पश्चिम में विद्यमान मोहनजोदाड़ो का अन्नागार पक्की ईंटों से के विशाल चबूतरे पर है, जिसका आकार 500x75 अर्थात पूर्व से पश्चिम की लंबाई 50 फुट और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 75 फुट है। इसमें ईंटों के विभिन्न 27 प्रकोष्ठ व्यवस्थित हैं, आकार प्रकार के बने थे, जिनमें अन्न संग्रह किया जाता था। इस अन्नागार में 50 फुट लंबी 12 समांतर दीवारें थीं। इनमें लकड़ी का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। अन्य अन्नागार में हवा आने का समुचित प्रबंधन किया गया है। इसके उत्तर की ओर एक चबूतरा है, जिसका निर्माण अन्न को रखने तथा निकालने की सुविधा के हेतु किया गया होगा। बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ। सिंधु सभ्यता की स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बृहद स्नानागार या विशाल स्नानगृह है, जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने महाजलकुंड के नाम से संबोधित किया है। संभवतः यह मोहनजोदाड़ो पूरा स्थल का सर्वाधिक महत्व का स्मारक माना जाता है।
उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 39 फुट तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 23 फुट है और इसकी गहराई 8 फुट है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। इस सीढ़ियों को पक्की सड़कों से निर्मित किया गया है और उस पर लकड़ी की पट्टियां बैठाई गई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। इस वृहद स्नानागार के 3 तरफ पश्चिमी भाग को छोड़कर कोठरियां युक्त बरामदे बने हैं, जिनका प्रयोग संभवतः कपड़े बदलने के लिए किया जाता होगा। इस स्नानागार का फर्श पश्चिम की ओर ढलवा बना दिया गया था। इसी दिशा में एक चौड़ी और 6 फीट 9 इंच गहरी एक नाली मोरी बनी हुई है, जिससे आवश्यकता अनुसार स्नानागार का जल बाहर निकाला जाता होगा। स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार हैं। स्थान स्थान पर लगे नलों के द्वारा संभवतः शीतकाल में कमरों को भी गर्म किया जाता था। चाहुदाड़ो के लोग भी हमामों से परिचित थे। यह अन्नागार, ग्रेनरी और ये विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ। हड़प्पाकालीन राजनीतिक जीवन। हड़प्पाकालीन जीवन के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे हंटर मोहनजोदाड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन तथा उसके धर्म की प्रधानता थी। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था। मैके ने मोहनजोदाड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती रही होगी, लेकिन वह केंद्रीय शक्ति पुरोहित, वणिक, कारीगर समूह किससे संबंधित थी, इस बारे में स्पष्टता प्राप्त नहीं होती। अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पाकालीन आर्थिक जीवन। कृषि। सप्तसंध प्रदेश की उपजाऊ जमीन, जहाँ सिंधु और सहायक नदियों के दोआब थे, कृषि की दृष्टि से आदर्श मानी जाती है, लेकिन यह सभ्यता कृषि आधारित न होकर व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। कृषि का विकास सीमित रूप से दिखता है। अभी तक कुल 8 फसलें पहचानी जा चुकी है। गेहूँ, जौ मुख्य फसल थी। तिल, मटर, सरसों भी उगाए जाते थे। धान या चावल के भी सीमित साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग ही सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किए होंगे। यूनानी भाषा में कपास को सिंडस कहते हैं। यूनानियों ने इस प्रदेश को सिंडोस कहा। सिंधु घाटी जहाँ कपास उगता था इंडस कहलाई। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस बनवाली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग व्यवस्थित कृषि करते थे। पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन व्यावसायिक तौर पर नहीं, घरेलू तौर पर दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे, ऊँट आदि का पालन किया करते थे। इस सभ्यता के लोग कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय पशु था, साथ ही इसकी पूजा भी की जाती थी। हाथी और घोड़े पालने का साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सका है। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृत मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोट्टा में से संदैव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान के राणा घोड़ई से घोड़े के दांत मिले हैं। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य। इस समय तांबे के में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी तथा टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। संभवतः केसरों, कांस्य शिल्पों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। केसरों के अतिरिक्त राजगीरों एवं आभूषण निर्माताओं का समुदाय भी सक्रिय था। संदैव सभ्यता के सूती वस्त्र एवं मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चाहुदाड़ो में। चाहुदाड़ो औद्योगिक नगर और लोथल प्रमुख बंदरगाह के रूप में है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में भीतर पत्थर, धातु शल्क आदि का व्यापार करते थे। वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था, अतः उन्हें बाह्य देशों से व्यापार जनसंपर्क स्थापित करना पड़ता था। सिंधु सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। सिंधु घाटी सभ्यता
यहाँ के लोगों का मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया के आदि क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध था। सिंधु सभ्यता के लोगों को मेसोपोटामिया वाही मेलुहा कहते थे। मेसोपोटामिया वासी क्या कहते थे? मेलुहा। मेसोपोटामिया का उर प्रमुख बंदरगाह था तथा संध्या व मेसोपोटामिया के बीच दिलमुन नामक बंदरगाह था। लोथल से फारस की मुहर का प्राप्त होना विदेशी व्यापार का संकेत है। इसके अलावा हड़प्पा के सील मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पावासियों में सुदघोई अफगानिस्तान में वाणिज्यिक उपनिवेश बनाया था। तौल की मापक इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जैसे कि 16, 64, 160, 320 आदि। आयात की जाने वाली वस्तुएं प्राप्ति स्थल टीन ईरान, मध्य एशिया अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान फारस कर्नाटक से, लाजवर्द वदखा अफगानिस्तान मेसोपोटामिया, फिरोजा अफगानिस्तान ईरान, सीसा ईरान और राजस्थान अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, नील रत्न बदखाश अफगानिस्तान, शंख कौड़िया सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से, हरित मणि दक्षिण भारत, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात से। मुहरें एवं नापतोल। मुहरें प्रायः सेलखड़ी स्टील एक्वाइट की बनी होती थीं जो वर्गाकार और आयताकार होती थीं। हड़प्पाई मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ है। मुहरों पर देवी देवताओं, पेड़ पौधों, पशुओं, गाय को छोड़कर का चित्रण हुआ है। मुहरों से ही ज्ञात होता है कि सिंधु घाटियों के निवासियों को चित्रकला का ज्ञान था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा में प्रयुक्त बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 320 आदि था। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। बाट धनाकार, वर्तालाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार एवं गोलाकार थे। मोहनजोदाड़ो के सीप तथा लोथल से हाथी के दांत का निर्मित एक पैमाना मिला है। सीप तथा लोथल से हाथी के दांत का निर्मित एक पैमाना मिला है। हड़प्पाकालीन सामाजिक जीवन। हड़प्पा काल में स्त्रियां मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुभव लगाया जा सकता है कि संदैव समाज मातृसत्तात्मक था। मातृदेवी की पूजा तथा शिल्प पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि यह मातृसत्तात्मक समाज था। प्राचीन सभ्यताओं जैसे सुमेर, मिस्र आदि में के समाज में मुख्यतः 3 भागों में विभक्त था। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा समाज भी 3 वर्ग में विभाजित रहा होगा। प्रथम वर्ग में शासक, योद्धा, पुरोहित इत्यादि। दूसरे वर्ग में व्यापारी, लिपिकों तथा अन्य कुशल कारीगरों का होगा और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर और श्रमजीवी रहे होंगे। हड़प्पाकालीन समाज नगरीय समाज था। वह शांतिप्रिय, युद्धों से दूर, मध्य वर्ग से मिलकर बना था। यह संघर्ष विहीन समाज था। इस सभ्यता में विवाह का प्रचलन था या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। शवों की अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार से शवोत्सर्ग के प्रमाण मिलते हैं। पूर्व समाधिकरण, संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए इस भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार, शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी राख को दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत भांडों का प्रयोग करते थे। लाल काला मृत भांड RBW इस सभ्यता की मूल पहचान है। हड़प्पाकालीन धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमें अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों जैसे मूर्तियों, मुहरों, मृत भांडों, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग तथा चक्र की आकृति, ताम्र फलक, कब्रिस्तान आदि से मिलती है। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के विपरीत हड़प्पा सभ्यता में कहीं से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हालांकि धार्मिक विश्वासों में पश्चातवर्ती हिंदू धर्म के अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा में भारी मात्रा में स्त्री मृत भांड के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ दिखाई गया है। इससे यह मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। पीपल के डालों के बीच देवता का अंकन और बड़े भाग में कुबड़ वाले सांड का चित्रण वृक्षों और पशुओं के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। पक्षी, लिंग, योनि, सांप आदि की पूजा यह
उनके प्रकृति पूजन होने का प्रमाण था। कुबड़ वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था। इस समय सर्प पूजा भी प्रचलित थी, जो उर्वरता पंथ से निकट से संबंधित है। जल का भी धार्मिक महत्व था, ऐसा अनुमान है। कालीबंगा एवं लोथल अग्निदेवी की संरचनाएं और अग्नि पूजा के प्रमाण भी मिली हैं। कुछ मोहरों पर चक्र स्वास्तिक का पाया जाना संभवतः सूर्योपासना की ओर संकेत करता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक है। वहां से प्राप्त एक मोहर में सिंह वाले देवता को पद्मासन्न की मूर्ति में दर्शाया गया है, जो पशुपति के रूप में शिव की पूजा को दर्शाता है। भारी मात्रा में मिले ताबीज संभवतः भूत प्रेत एवं जादू टोने में उनके विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। मृतकों के साथ दफनाए गए बर्तनों, आभूषणों आदि का पाया जाना इस सभ्यता के पुनर्जन्म के विकास को दर्शाता है। पुजारी की मूर्ति, पुरोहित, आवास इत्यादि धार्मिक कार्यों में ईश्वर के महत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। हड़प्पा कला, संस्कृति और विज्ञान। हड़प्पा कालीन सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के निवासियों को तांबा, टीन, सोना, चांदी जैसे धातुओं का ज्ञान था, हालांकि वे लोहा से परिचित नहीं थे। मिश्र धातु, कांसे का निर्माण धातुकर्म में उनकी कुशलता को दर्शाता है। इस सभ्यता के लोग कुम्हार से के चाक से परिचित थे। मृत भांडों और मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने से इनकी पुष्टि होती है। विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण, वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास सभ्यता की हस्तशिल्प कला को दर्शाता है। यहाँ की विशिष्ट कलाकृतियों में मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर, एक कांस्य नर्तकी की प्रस्तर मूर्ति और शायद हड़प्पा से ही प्राप्त एक नृत्य मृदा मुद्रा की मूर्ति आदि प्रसिद्ध है। यहाँ की सर्वोच्च कलाकृति है शिलें। मुद्राएं अब तक 2000 शिलें प्राप्त हुई हैं। साथ ही एक लिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। इस सभ्यता की वास्तुकला का प्रमाण नगरीय संरचनाओं और इमारतों में दिखाई देता है। इस सभ्यता की लिपि आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। चीन की मैंडरीन लिपि से साम्य रखने वाली यह लिपि वर्णनात्मक नहीं, भावचित्रात्मक है, अर्थात इसमें अक्षर नहीं हो, चित्र से अभिव्यक्ति होती है। इसके अलावा यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि से जुड़े अन्य तथ्य हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला तथापि 1923 ईस्वी में पूरी लिपि प्रकाश में आई। सिंधु लिपि का लगभग 64 मूल चिन्ह और 400 अक्षर ज्ञात हैं। ये छोटे आकार के हैं और साधारणतः सेल खड़ी की आयताकार मुद्राओं, तांबे की गुटिकाओं इत्यादि पर समानतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। इस प्रणाली को बुस्ट्रोफेदन कहते हैं। लिपि का सबसे प्राचीनतम चिन्ह अंग्रेजी का यू आकार है। लिपि में 20 से अधिक मानव चिन्ह हैं। पशुओं के रूप में इसे प्रचलित चिन्ह मछली का है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। आज से 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान भारत में उत्तर पश्चिम सीमा में विश्व की विशाल नगरीय सभ्यता का उद्भव हुआ था। इसके पतन के प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है, क्योंकि जिस तेजी से इस सभ्यता अस्तित्व में आई उतनी ही तेजी से ही यह पतन को प्राप्त हुई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पतन 1750 ईस्वी से प्रारंभ हो गया और 1500 ईसा पूर्व तक पूर्ण पतन हो गया था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पतन का प्रारंभ 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इसके पतन के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। बाढ़। इतिहासकार मार्शल मैके और एस.आर. राव के अनुसार यह पतन का सबसे प्रमुख कारण था। मार्शल ने मोहनजोदाड़ो का, मैके ने चाहुदाड़ो के पतन का एवं एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। मोहनजोदाड़ो खुदाई से पता चलता है कि 7 स्तर प्रकाश में आए। हर बार मकानों को पहले से ऊंचे स्तर पर बनाया गया। यहाँ बालू के प्रमाण भी मिले हैं। आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों का आक्रमण माना है। यह मूलतः 2 सिद्धांतों पर आधारित है। मोहनजोदाड़ो से नल के कंकार का मिलना, नर कंकालों का मिलना, ऋग्वेद में दास एवं दासियों का उल्लेख होना। जलवायु परिवर्तन। R.L. स्टाइन और अमलानंद घोष ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। अमलानंद घोष ने राजस्थान में अपने अध्ययनों में
यह सिद्ध कर दिया कि 200 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती थी, परंतु जंगलों की कटाई आदि के कारण वर्षा में कमी आई। फलस्वरूप अब लोगों के रहने के लिए जल का अभाव होने लगा और धीरे धीरे यह सभ्यता विनिष्ट हो गई। भूतात्विक परिवर्तन। डेल्स और राइट्स M.R. सहनी के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भूकंप, बाढ़ आदि के कारण नदियों की दिशाएं बदल गईं, अतः जो नदियां उनका पोषण करती थी वहीं अब उनके विनाश का कारण बन गई। एक समान प्रौद्योगिकी S.A.L. बासम ने इस मत पर जोर दिया कि उनके अनुसार 1000 वर्षों में सैद्धांतिक प्रौद्योगिकी में किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। बाद में बढ़ती हुई जनसंख्या आदि के कारण पुरानी प्रौद्योगिकी उतना उपयोगी नहीं रह गई होगी, जिस कारण इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हो गया। प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरणों में प्रशासनिक शिथिलता के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो आदि में मकान अब छोटे बनने लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह नगर पतनावस्था को प्राप्त हो रहा है। भयंकर विस्फोट। रूसी इतिहासकार द्विमित्रेव के अनुसार कालीबंगा क्षेत्र के आसपास भयंकर विस्फोट हुआ और इस कारण यह सभ्यता विनष्ट हो गई। सूखा। खड़गपुर IIT के नवीनतम रिसर्च 900 वर्ष के लंबे सूखे और जलवायु परिवर्तन के कारण यह नगरीय सभ्यता के लोग दूसरे जगह पलायन कर गए होंगे, यह माना। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि इतिहासकारों पतन के कारणों पर सहमत नहीं हैं, लेकिन अंततः वाल्टर फेयर सर्विसेज के विचार को जो पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़ा हुआ है सर्वाधिक स्वीकार्य माना गया है। नित नए रिसर्च में नए तथ्य अभी और भी उजागर होने शेष हैं। वहीं 1960 के दशक में इतिहासकारों का एक वर्ग, जिसे मलिक और पैसेल के नाम से विशेष रूप से उल्लेखित है, हड़प्पा संस्कृति के पतन की बात नहीं करते। उनका मानना यह है कि इस संस्कृति के केवल नगरीय तत्व ही विलुप्त हुए। समकालीन कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां इस तत्व को मजबूत प्रदान करती हैं। 900 वर्ष के सूखे से हुई इस सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई तथ्य अब भी सामने आ रहे हैं। IIT खड़गपुर में भी इस सभ्यता के खत्म होने के कारणों को लेकर नए तथ्य जारी किए हैं। इन तथ्यों के अनुसार 4350 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एक सूखे की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि यह सूखा 10-12 साल का नहीं बल्कि लगातार 900 साल तक पड़ा, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो गए। इससे पहले ये थ्योरी सामने आई थी कि यह सूखा 200 वर्ष तक पड़ा था, लेकिन स्टडी ने उसे गलत सिद्ध कर दिया। तो पूर्व वर्ष में आए हुए प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के लिए कौन सा पशु सर्वाधिक पूजनीय था? कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। निम्न में से कौन सा मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु मानी जाती है? कौन सा? तांबा। टीन और तांबा से कांसा बनता है। तांबा पहले यूज किया गया। हड़प्पा संस्कृति संबंधित है कांस्य युगीन से। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? इसे ग्रीन ग्रिड प्रणाली को अपनाया। जल निकासी प्रणाली थी। भवन निर्माण सामग्री के रूप में गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग हुआ। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव समाधान के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़ में। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ ईंटों से निर्मित जहाज ठहरने का स्थान खोजा गया है? लोथल में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ करने सबसे पहले किसने किया? भारत में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है।